जी। जी। तो अब हम कक्षा के मुख्य संचालिका छवि बिंद्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि कक्षा का शुभारंभ किया जाए और समय का ध्यान रखते हुए 7:25 तक ही कक्षा का समय है, उसके अंदर में समाप्त करने का प्रयास किया जाए। धन्यवाद गुरुजी। गुरुजी, जैसे कि हम लोग ज्योतिष पढ़ने वाले हैं और ज्योतिष में हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ज्योतिष क्या है। ये वेदों के जो 6 अंग हैं, उनका एक महत्वपूर्ण अंग है और ज्योतिष को वेदों का नेत्र भी बोला गया है। ये एक वेदांग है, वेदों का अंग है, जिसे कहा गया है नेत्र है। और ज्योतिष गणित क्या चीज है? कहा जाता है कि ज्योतिष के 3 स्कंद हैं। ज्योतिष के 3 स्कंधों में सबसे महत्वपूर्ण स्कंध आता है गणित, और यही सबसे पहला स्कंध है। फिर आता है संहिता और फिर होरा। सबसे पहले गणित करके फिर सूत्रों का निर्धारण किया जाता है, प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं, और होरा का मतलब हो गया फलित किया जाता है। सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझा जाता है। ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति को समझते हुए संहिता यानी कि सूत्रों को बनाया जाता है, पढ़ा जाता है, और उन सूत्रों के आधार पर ही फलित किया जाता है। तो अगर हम कहें कि किसी एक स्कंद को छोड़कर हम दूसरे पे आ जाएं, तो दूसरे को समझ पाना मुश्किल होता है। सबसे पहले हमें गणित को ही समझना चाहिए। और ज्योतिष का जो गणित वाला स्कंद है, वो खगोल पर, भूगोल पर और भूगोल पर निर्धारित होता है। यहाँ पर हमें 3 शब्द मिलते हैं: खगोल, भूगोल और भूगोल। गोल का अर्थ आप सभी जानते हैं कि गोला होता है। गोला मतलब इंग्लिश में बोलते हैं सर्कल। सर्कुलर ऑब्जेक्ट को गोल बोल दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ख, भू और भ का क्या अर्थ है? कहा जाता है, कहा क्या जाता है कि मतलब ये सारी किताबों में हमने पढ़ा है हर चीज को। भू को आप सभी जानते हैं, भू का अर्थ है पृथ्वी। इसी तरह से ख का अर्थ है ब्रह्मांड। और यहाँ पर जो शब्द आता है भ शब्द कहा गया है नक्षत्रों के लिए। हम तीनों के सिद्धांत, गोल सिद्धांत को पढ़ेंगे सबसे पहले। किसके? ब्रह्मांड के, पृथ्वी के और नक्षत्र के। हमारा स्टार्ट यही से होगा कि ब्रह्मांड में ग्रहों, नक्षत्रों और राशियों की स्थिति क्या है, इसको हम सबसे पहले जानेंगे। और इसमें जितने भी आकाशीय पिंड है ब्रह्मांड में, उसको हम जानेंगे। अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम ब्रह्मांड को कैसे समझें। तो देखने के लिए क्या करें? अगर हम कहें कि पृथ्वी पर हम कहीं भी खड़े हो गए, पृथ्वी की सतह पर हम कहीं भी खड़े हो जाएं, माना ये एक सतह है जहां पर एक व्यक्ति खड़ा है, और जब वो अपने सिर से ऊपर की तरफ, पूरा ऊपर जितना भी उसकी दृष्टि जाती है वहां तक देखे, और देखने के बाद अपने आसपास एक काल्पनिक गोले का निर्माण करे, तो हम कह सकते हैं कि ये उस
खगोलीय, जैसे मैंने आपको बताया था कि ख का मतलब क्या है, ब्रह्मांड के गोले का, खगोलीय गोले का निर्माण कर सकता है। क्या करना है कि एक जगह किसी भी एक ओपन स्पेस में खड़े हो जाना है और दूर तक आकाश में ऊपर जब हम नजर मारें और एक इमेजिनरी गोले का ऐसे निर्माण करें तो आप समझ जाइए कि ये एक खगोलीय गोला है। और ये सभी लोग जानते हैं कि जब हम कहीं पर खड़े होते हैं तो सामने की तरफ जब हम देखते हैं पूरा बहुत दूर तक, जहां पर हमें पृथ्वी और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं, वो क्षेत्र हम कहते हैं ना कि ये क्षितिज है। इंग्लिश में बोलते हैं हॉराइजन पॉइंट। इसी तरह से अगर हम एक ऐसे खगोलीय गोले का निर्माण करें तो यहाँ पर हमें कुछ चीजें, यहाँ पर हमें आकाश में तारे नजर आते हैं सबसे पहले। अभी हम अपनी जो साधारण स्थिति है उसको समझेंगे और फिर हम समझेंगे कि वहां पर फिर ग्रह नक्षत्र कैसे कैसे सेट होते हैं। तो यहाँ पर हमें आकाश में तारे नजर आते हैं और यहाँ पर हमें बहुत दूर देखने पर एक होराइजन नजर आता है। तो इस स्थिति में राशियां, ग्रह, नक्षत्र कैसे कैसे हैं, इनको अब हमें समझना होगा। तो सबसे पहले है कि खगोलीय गोला कैसे निर्माण होता है, ये हमने जाना। अब हम कह रहे हैं कि जो भी ये गोला है, हम जब सुबह उठते हैं तो हमें पूर्व दिशा में सूर्य देव के दर्शन होते हैं। पूर्व दिशा से हमें सूर्य देव के दर्शन होते हैं। तो क्या सूर्य देव के अलावा हम दूसरे नक्षत्रों को, ग्रहों को देख पाते हैं? वो कैसे देख पाएंगे, उसको भी हम समझने की आगे कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाती हूँ यहाँ पर, जो अभी मैंने आकाश का चित्र छोटा सा बनाने की कोशिश की थी। इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। जो पूरा शिरोबिंदु है उसको बोलते हैं इंग्लिश में ज़ेनिथ पॉइंट, ज़ेनिथ बोलते हैं। जैसे क्षितिज को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हॉराइजन। हम थोड़े थोड़े अंग्रेजी के शब्द भी समझते जाएंगे क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में हमें थोड़े इंग्लिश वर्ड्स को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। केवल हिंदी से ही काम नहीं चलेगा। देखिए, अब बात आती है कि किस तरह से हमें ये पूरी चीज को समझना चाहिए। समझना चाहिए हमें दिशाओं को भी। जब हम किसी भी कुंडली का निर्माण करते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है कि दिशाएं कैसे देखें। कुंडली में दिशाओं को देखने का तरीका ऐसे होता है कि जो लगन है वो पूर्व दिशा है। ये 7वें भाव का ये वाला पॉइंट पश्चिम दिशा कहा जाता है। इसी तरह से ये उत्तर दिशा कहा जाता है और ये दक्षिण दिशा कहा जाता है। अब जहां पर सूर्य देव उदय हो रहे हैं वो पूर्व दिशा है। अगर हम अपने घरों की छत पे जाकर सूर्योदय के समय खड़े हों तो सामने हमें सूर्य देव उदय होते हुए दिखाई देते हैं। अब उसी के अनुसार हम दिशाओं का निर्धारण कर लेते हैं। दिशाओं के निर्धारण में हम बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमें खगोलीय स्थिति को समझने में मदद करेगा। कैसे करेगा वो धीरे धीरे हम आगे समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना चाहिए कि ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में क्या है। यहाँ पर सौर मंडल की स्थिति को समझने के लिए सबसे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग ये समझें कि ज्योतिष में भूमंडलीय भू केंद्रीय प्रणाली को फॉलो किया जाता है। अब ये भू केंद्रीय प्रणाली क्या होता है? सभी लोग कहते हैं कि हमने पढ़ा भी है कि जो सूर्य है वो उसके चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं।
लेकिन ज्योतिष में हम कहते हैं कि पृथ्वी के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं, क्योंकि हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, इसलिए हम ज्योतिष में भू केंद्रीय प्रणाली को फॉलो करते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार केंद्र सूर्य है, तो सूर्य केंद्रीय प्रणाली होती है। क्योंकि हम ज्योतिष में जितने भी ग्रह नक्षत्र ब्रह्मांडीय पिंड हैं उनका प्रभाव पृथ्वी पर देखते हैं, इसलिए इस प्रणाली को भूकेंद्रीय और इंग्लिश में बोला जाए तो जियोसेंट्रिक बोला जाता है। लेकिन जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूम रहे हैं, तो उसको बोला जाता है सोलर सेंट्रिक। इंग्लिश में सोलर सेंट्रिक बोलते हैं या फिर सूर्य केंद्रीय प्रणाली। अब इस सूर्य के चारों ओर ग्रहों की स्थिति कैसे है, क्या है, ये हम अगली क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और कितनी दूरी दूरी पर ये ग्रह हैं। ग्रहों के बारे में आप जानते ही हैं कि कौन कौन से ग्रह होते हैं। सूर्य देव को हम ग्रह मानते हैं, चंद्रदेव, मंगल देव, बुध देव, बृहस्पति देव, शुक्र देव और शनि देव। इनके साथ साथ दो छाया ग्रह भी हैं, राहु देव और केतु देव। इनकी स्थिति को अगर हम समझे तो सूर्य सबसे मध्य में, इनके सबसे समीप एक अपनी ही कक्षा में इनके चारों ओर घूमते हुए बुध देव, उनके चारों ओर अगली कक्षा में घूमते हुए शुक्र देव, और शुक्र देव के बाद हमारी पृथ्वी। और इन्हीं पृथ्वी के चारों ओर देखिए सभी ग्रह जो हैं वो अपनी अपनी कक्षा में हैं। अपनी कक्षा से ये कभी भी बाहर नहीं आते। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर गोल गोल घूमते रहते हैं। पृथ्वी के बाद मंगल देव और मंगल देव के बाद बृहस्पति देव और उनके बाद शनि देव की स्थिति बनती है। तो यहाँ पर चंद्रदेव पृथ्वी के उपग्रह हैं जो पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच में हमें कुछ छोटे 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 ऐसे पिंड दिखाई देते हैं जिनको उल्का पिंड बोला जाता है। इनके बारे में भी हम जानेंगे कि ये क्या होते हैं। और बृहस्पति देव, शनि देव और मंगल देव पृथ्वी के बाहरी स्तर पर है, इसलिए इनको बाह्य ग्रह। और क्योंकि चंद्रदेव, बुधदेव और शुक्रदेव तीनों पृथ्वी के इस तरफ है, तो इनको सूर्यदेव, इनको आंतरिक ग्रह माना जाता है। तो बाह्य ग्रह और आंतरिक ग्रह, इनके बारे में हम बहुत गहराई से कि इनकी कितनी दूरी है सूर्य से, पृथ्वी से कितनी दूरी है, ये सारी चीजें जानने की कोशिश करेंगे। अब बात आती है कि राहु देव को कैसे समझें। राहु देव को समझने के लिए देखिए, सूर्य के चारों ओर जिस पथ पर पृथ्वी घूम रही है, मानो ये पृथ्वी है और पृथ्वी के चारों ओर चंद्रदेव घूम रहे हैं। ये पाथ हो गया चंद्रदेव का, चंद्रमा का रास्ता, चंद्रमा पथ। ये हो गया, ये पृथ्वी है, ये सूर्य है, ये है पृथ्वी पथ। पृथ्वी ऐसे 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 घूम रही है, यहां से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे। और ये है चंद्रमा, चंद्रमा ऐसे घूमेंगे।
तो वो कटान बिंदु जो पृथ्वी पथ और चंद्रमा पथ पर कटता है, ये कटान बिंदु ही राहु और केतु है। आगे वाला जो इनके रास्ते में मूवमेंट का जो रास्ता है, ये वाला बिंदु, आगे वाला बिंदु कहलाता है राहु, और ये कहलाता है, ये केवल एक कटान बिंदु है। जिस तरह से बाकी सारे ग्रहों का पिंड है जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देते हैं, ये केवल एक, इनको इसीलिए छाया ग्रह बोला गया है, इनकी कोई पिंडीय अस्तित्व नहीं है। अब इनकी अंशात्मक दूरियां कैसे हैं, क्या है, ये हम अगली कक्षा में जानने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने तो हमसे भी ज्यादा सरल कायदे से आपने समझाने का काम किया। तो आज की कक्षा अब यहीं पे समाप्त की जाती है।